अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ही बात करेंगे, जहां हम देख रहे हैं कि सियासी गहमा गहमी अब उरूज पर है। कल भी इसी हवाले से हमने बात की और यही बात कर रहे थे कि सियासी दावों और वादों के हवाले से बात करें तो भरपूर इंतखाबी मुहिम सज गई है। मुस्लिम लीग नून को सीनियर लीडर साद रफीक अपनी जमात की तरफ से हम देख रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने गिलगित में सियासी जलसे से खिताब किया है और उस खिताब में उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी या हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करना चाहता। हुकूमत मिलने पर क्यों इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया, क्यों इस इलाके पर तवज्जो नहीं दी गई। जिस गिलगित को मैं जानता था वो कहाँ है। मैं चाहता था कि गिलगित में बहुत तरक्की हो। गिलगित की सड़कों पर खड्डे देखकर बहुत दुख हुआ है। मेरा दिल रोता है कि आपका पैसा आप पर क्यों नहीं लगाया गया। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि किसी पार्टी ने यहाँ मंसूबे की बुनियाद नहीं रखी। जो मेरे ज़माने में एयरपोर्ट था आज भी वही है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से कहूँगा कि इस एयरपोर्ट को बड़ा करें, जेट तैयारे लैंड करने और टेक ऑफ गुंजाइश पैदा की जाए। साथ ही नवाज शरीफ ने यह कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में लवारी टनल 70 साल से मुकम्मल नहीं हो रही थी। हमने अरबों रुपए खर्च करके लवारी टनल मुकम्मल की। यह मंसूबा शुरू होता है तो मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। गिलगित बल्तिस्तान में 10-12 घंटे की लोड शेडिंग मंजूर नहीं। वोट मिले या फिर ना मिले, आपको इन चीज़ों से महरूम नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने अपनी जमात की हुकूमत को तनकीद करने के बाद उन्होंने गिलगित के अवाम से कुछ वादे भी किए हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत आई तो यहाँ हर दूसरे तीसरे माह आता रहूँगा और अपनी निगरानी में मंसूबे मुकम्मल भी करवाऊँगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर आपके हक में फैसला करेंगे। तिजारत बढ़ने पर गिलगित बल्तिस्तान बहुत खुशहाल हो जाएगा। एक मरतबा फिर मियाँ नवाज शरीफ ने अपना एक मशहूर जुमला कहा कि मुझे क्यों निकाला, और साथ ही ये भी कहा कि मुझे मुल्क छोड़कर जाना क्यों पड़ा, क्यों मुझे जेलों में डाला गया। आखिर में थोड़ी तब्दीली करते हुए उन्होंने एडिशन करते हुए कहा कि मेरे निकाले जाने के कसूरवार आप यानी अवाम भी हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इंतखाबी जलसे से तकरीर में कहा कि मुल्क भर में कोई सियासतदान नहीं जिसने मेरी तरह मुल्क भर के दौरे किए हों। मैं गिलगित बल्तिस्तान की हर तहसील में पहुंचा हूँ। गुज़िश्ता इलेक्शन की बात करें तो गुज़िश्ता इलेक्शन में खुशी का माहौल था, इस इलेक्शन में थोड़ा शोक का माहौल है। उनका कहना था कि आपने हर चीज़ को इस्लामाबाद से चलाना चाहा है। आप पहले गिलगित बल्तिस्तान को उसका हक़ मिल्कियत दिला दें। ये मानना पड़ेगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में मकामी लोगों को मिल्कियत देनी होगी, जिस तरह सिंध में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि इन्हें कौन समझाए कि भुट्टो के दौर में किए गए एक सर्वे के मुताबिक यहाँ से 50,000 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है। और यहाँ एक प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि यहाँ 100 मेगावाट बिजली देना मेरे दाहिने हाथ का काम है। अगर दाहिने हाथ का काम है तो किया क्यों नहीं। इस सियासी खिंचातानी से हटकर एक अहम खबर सामने आई है कि हुकूमत की जानिब से वफाकी बजट पेश करने में भी ताख़ीर कर दी गई है। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट इजलास से कबल एक अहम कानून साजी करना चाह रही है और कानून साजी के आइंदा वफाकी बजट से मुतालिक अहम असरात भी होंगे। ताहम पीपल्स पार्टी कानून साजी के हक में नहीं है। और साथ ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिकरवाली में अपने खिताब में पैगाम दिया है कि पीपल्स पार्टी मुजव्विज़ा तरमीम की मुखालिफत कर रही है और बजट इजलास से कबल तरमीम ना हो सकी तो आइंदा माली साल के पार्लिमानी ज़राए ने यह भी बताया कि पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए अहम शख्सियात को टास्क भी दे दिया गया है। और साथ ही बिलावल भुट्टो फ़िलहाल गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम में मसरूफ़ हैं। बिलावल भुट्टो को मनाने के बाद ही बजट इजलास की नई तारीख दी जा सकेगी। इस हवाले से बात करने के लिए पैनलिस्ट साथ मौजूद है। मैं ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार है इम्तियाज़ खान फारान साहब, सीनियर तज़कियाकार है जब्बार चौधरी साहब और सीनियर तज़कियाकार है आज़म मलिक साहब, वो भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आज़म मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बजट की जो खबरें ज़ेरे गर्दिश है सर, बजट इजलास में ताख़ीर की जो बातें चल रही हैं, क्या समझते हैं बजट इजलास में ताख़ीर इशारे आपके सूरत हाल में, आपके ख्याल में क्या कहते हैं सर? सवेरा आपका बहुत शुक्रिया। देखें, इसके ऊपर ज़ाहिर है जो फैसल साहब हैं बड़ी बेहतर तरीके से इसके ऊपर रोशनी डालेंगे, वफाक को वो डील करते हैं। लेकिन मैं समझूंगा इस खबर को अगर आप सियासी और पार्लिमानी एनक से इसको देखें तो असल जो बजट का जो इशू है वो ज़ाहिर है इशू जो है वो कानून साजी के तरीकाकार के ऊपर है। अगर वाकई हुकूमत बजट इजलास से पहले कोई अहम आइनी या कानूनी तरमीम लाना चाहती है और उसके लिए बजट को मुअख्खर किया जा रहा है तो ये सवाल पैदा होना फितरी है जो आपने किया कि क्या कानून साजी कौमी इत्तेफाक राय के जरिए हो रही है या महज अददी अक्सरियत की बुनियाद पर। पहले तो ये देखना है कि आपको कानून साजी की जरूरत कैसे है। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप दुनिया की जमहूरियतों का मुताला करें
तो जो दुनिया की सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज हैं उनमें जो ये अमल है सवेरा, वो एक तवील अमल है। मतलब कानून जो है वो पहले मुतलका कमेटियों के पास जाता है, बिल माहरीन कानून, मुआशरतदान, कारोबारी हल्के, सिविल सोसाइटी, सूबे और दीगर स्टेक होल्डर से मशावरत की जाती है। कई ममालिक में तो अहम इस्लाहात पर महीनों बल्कि बाज़ औक़ात बरसों तक बहस होती है। मकसद ये होता है कि कानून किसी एक हुकूमत या जमात की ख्वाहिश पर ना बने, बल्कि रियासती इत्तफाक़ राय की शक्ल इख्तियार करे, ताकि आने वाली हुकूमतें भी उसे कबूल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके बरक्स आपको मंजर देखने को मिलता है जिसका जिक्र आपने किया। यहाँ कानून साजी बाज़ औक़ात ऐसी अजलत में होती है जिसे कौम के सामने कोई मुसवदा नहीं, ठीक। बल्कि आपने देखा होगा अक्सर पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स कौमी असम्बली हैं और हमने सूबाई असम्बली के अंदर देखा कि मेंबर्स इटसेल्फ ये कह रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, पंजाब असम्बली के अंदर वज़ीर इत्तलात ने ये कहा कि हमें तो मुसवदा नहीं दिया गया, आप एक कानून मंजूर करें, हमें मुसवदा तो दे दें, हम तो पढ़ लें कि आपने कौन सा कानून मंजूर कर लिया है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि आप मुसवदा नहीं देते, बल्कि इख्तियार शुदा फैसला रखा होता है जिसकी आपको सिर्फ तौसीक दरकार होती है। मतलब यहाँ पर कोई बहस आपको नजर नहीं आती, बल्कि ये अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों को अक्सर जो है वो आखिरी एंड टाइम पे आपने देखा होगा, जब ये 27वीं यानी तरमीम थी तो कितनी बार अवाम के अंदर ये इस चीज के ऊपर बहस होती रही कि भाई हमें मुसवदा तो दे दे। हमने जो पढ़ना है, गवर्नमेंट कह रही थी, अपोजिशन और इत्तेहादी कह रहे थे जो तरमीम हमने कही है वो बीच में नहीं है, गवर्नमेंट कह रही थी नहीं वो तरमीम, वो कह रहे थे मुसवदा दे दें। देखिए दूसरी तरफ जो अगर पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर आप 27वीं तरमीम की बात कर रहे हैं सर, अब जो ये आईनी और कानूनी तरमीम की बात की जा रही है, तो क्या इसे 28वीं तरमीम से ही मुतालिक समझे? आप देखिए कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ दूसरी कानून साजी के ऊपर होगा। इसके ऊपर मैं अभी तो इसके ऊपर अपनी राय नहीं दे सकता हूँ कि ये क्या है। लेकिन सर खबरें गर्दिश भी तो कर रही हैं और ये 28वीं तरमीम की बाज़गश भी तो चल रही है ना सर? देखिए बिल्कुल बाज़गश चल रही है। मैंने जैसे पहले बताया कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, ये कोई बात नहीं है। अब जब जून आई, आपको साल के एंड है, इस साल बजट आना है, और अब आप अच्छा मैं आपको बताऊं पंजाब के अंदर भी ये है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी के ऊपर बात कर रहा था, पंजाब के अंदर भी ये कहा गया, महकमा कानून ने ये कहा है कि आप 12 तारीख को यानी कि 12 जून को बजट का दिन ना रखें, चूंकि 12 जून को तो जुमा है, और आप ऐसा करें कि फिर उनको मशवरा दिया गया गवर्नमेंट को कि आप ऐसा करें कि बजट इजलास की बजाय आप रूटीन का इजलास तलब कर लें, 2-3 कवानीन है वो मंजूर कर लें, और उसके बाद आप इसी इजलास के अंदर जो है वो बजट को कर लें। लेकिन चूंकि जाहिर है पहले वफाक का बजट होगा फिर पंजाब का होगा, और मैं इसके ऊपर बता नहीं सकता कि पंजाब का बजट अभी क्यों लेट हो रहा है। इसकी वजह शायद पंजाब की एक बहुत बड़ी शख्सियत की जो है वो थोड़े सा उनका एक कॉस्मेटिक सर्जरी भी है, तो इस वजह से शायद जो है वो बजट थोड़ा सा ताखीर का शिकार हो जाए। खैर मैं इसके ऊपर तो कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक पहलू यहाँ पर ज़ेरे गौर है कि बजट किसी भी मुल्क की सबसे अहम पॉलिसी दस्तावेज होता है, क्योंकि इसमें अवाम के टैक्स, तरक्याती अखराजात, सब्सिडीज, रोजगार और मुआशी सिमत का तयन किया जाता है। सवेरा अगर बजट से पहले ऐसी कानून साजी की जा रही है जिसके माली असरात पूरे साल की मईशत पर पड़ने वाले हैं, तो फिर तो हम समझेंगे कि कानून साजी पर जो है वो मतलब ठीक है, शफाफियत और ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए, ठीक है आपने एक कर लिया। लेकिन अगर आप सिर्फ बजट की आड़ में कोई आईनी तरमीम मंजूर करवा रहे हैं और आईनी तरमीम का रास्ता ओपन करवा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि बजट है और इसी के साथ ही आप जो है ना वो अपना भी ये कर लिया, आपने सवेरा हुकूमत का मौक़िफ़ जो है जी उसको अगर देखा हो तो वो भी ये कहते हैं कि मौशी और इंसानी इस्लाहात फौरी नौयत की हैं, बजट से पहले इनका होना जरूरी है। दुनिया भर में हुकूमतें पास का मुश्किल फैसले भी करती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सवेरा आखिर में एक मजबूत जमहूरियत की पहचान जो है वो फैसले की रफ्तार नहीं बल्कि फैसले की कानूनी और इखलाकी कबूलियत होती है। अगर अवाम, पार्लिमान और इत्तेहादी जमातों को महसूस हो कि उन्हें एतमाद में लिया गया तो मुश्किल तरीन इस्लाहात भी कबूल हो जाती हैं। लेकिन अगर ये तासुर बन जाए कि सब कुछ बंद कमरों में तय हो रहा है तो फिर मैं समझता हूँ बेहतरीन कानून भी तनाज़ा का शिकार बन जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ असल तनकीद किसी एक तरमीम या एक जमात पर नहीं बल्कि सियासी जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल कल्चर है उस पर होनी चाहिए। इसमें अक्सर कानून साजी को कौमी मुकालमे के बजाय सवेरा सियासी मैनेजमेंट का मामला समझ लिया जाता है।
ठीक है सर, पॉइंट आ गया। जब्बार साहब, आपने आज़म मलिक साहब की सर गुफ्तगू सुनी है, जो पंजाब बजट के हवाले से वो बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं ताख़ीर का शिकार क्यों होगा? जैसे आज़म मलिक साहब ने कहा सर, ये जो आइनी तरमीम और कानूनी तरमीम के हवाले से सर एक बात चल रही है, इसे आप भी यही समझते हैं कि 28वीं तरमीम से मुतालिक होगी? क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की बात करें तो वो तो 28वीं तरमीम के बिल्कुल भी हक में नहीं है ना, वो कहते हैं कि एतमाद में लिया गया। अगर 27वीं तरमीम की बात करें, उस वक्त भी अपोजिशन की जानिब से और इत्तेहादी जमात की जानिब से भी यही बातें सामने आ रही थी सर, आखिर वक्त तक यही बातें थी। देखिए सवेरा, मैं ये जो आपकी बात हो रही है, कोई ये आईनी तरमीम के से मुताल्लिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आईनी तरमीम का एक अलग सा मामला है, उसका बजट से कोई ताल्लुक फिलहाल कोई नहीं है। और मैं तो इस सारे मामले को कानून साजी से देखता नहीं। मेरे नजदीक ये खबर कोई ऐसी है ही नहीं कि कोई कानून साजी की वजह से बजट को जो है वो मौखर किया जा रहा है। बजट एक रूटीन की चीज है, 5 को नहीं आएगा 10 को आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो ताखीर की बात हुई है, थोड़ा सा आगे गया है। इसकी 2-3 रीजन है, बड़ी ऑब्वियस है, उनको हमें देखना चाहिए। एक तो ये थी कि छुट्टियां, ज़रा ईद की छुट्टियां हुई 2-3, तो उसमें ज़रा काफी ज़रा ब्यूरोक्रेसी भी बिजी रही। छुट्टियां 3 से 4 छुट्टियां हो गई, इस वजह से भी ताखीर का हो सकता है कि कोई काम रहता हो, मामला रहते हो। दूसरा सबसे बड़ी वजह देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं। वहां पर आपको पता है कि पूरे सारे तमाम पार्लियामेंटेरियन, बिलावल भुट्टो समेत बाकी जितने भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, वो खैबर अपना गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मसरूफ हैं। तो ऐसे में अगर वहां पे 7 तारीख को वहां पे पोलिंग है, उससे पहले 5 तारीख को बजट आता, तो ज़रा सबको वापस पलट के जब वो वापस आना पड़ता है, कैंपेन छोड़नी पड़ती। तो मेरा ख्याल है कि सबने ये सोचा होगा कि ये जो कैंपेन है इसको छोड़ने की बजाय ये इलेक्शन जो है वो निकाल लिए जाए, इलेक्शन के बाद बजट आ जाएगा। ये इंतजामी मामला है। बजट मेरा जब्बार साहब, आप कह रहे हैं कि वो चाह रहे होंगे कि इलेक्शन को निकाल लिया जाए, उसके बाद बजट आ जाएगा। तो आज़म मलिक साहब ने जो बात की सर, आप इससे इत्तेफाक नहीं करते कि बजट की आड़ में शायद आईनी तरमीम पास करवानी जा रही हो? ऐसा नहीं है सर। आज़म मलिक साहब ने जो है वो कोई, या तो वो खबर रखे मेरे सामने, या तो उन्होंने खबर नहीं कोई दी। उन्होंने तो ज़ाहिर है जो बात तजिया जरूर किया है। अगर तो वो खबर दे रहे होंगे कि वाकई कोई ऐसी कोई कानून साजी हो रही है, तो फिर मैं उस पर बात कर सकता हूँ। मैंने अभी चेक किया है, आजम साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने जरूर पंजाब के वालों के आज खबर दी है, मैंने देखी है वो, कि वो ज़ाहिर है पंजाब का बजट ज़रा पहले उनका भी एक अनाउंस है, जब मरकज की डेट खत्म होगी या आगे जाएगी तो पंजाब का भी थोड़ा सा आगे जाएगा। सूबों का ट्रेडिशनली वैसे तो कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनली आपको पता है कि सूबे जो है वो फेडरल के बजट के बाद अपना अपना बजट पेश करते हैं। इस वजह से पंजाब के बजट में भी ताखीर होगी। जिस कॉस्मेटिक सर्जरी का उन्होंने कहा वो मेरे इल्म में नहीं है। अगर उनका इशारा जो है वो सीएम साहबा की तरफ है, तो उनकी तो कॉस्मेटिक्स नहीं, उनका तो गले की जो है वो सर्जरी हुई है, और वो ज़ाहिर एक सीरियस नोइज का मामला है, उसको कॉस्मेटिक्स कहना मेरा ख्याल है कुछ ज्यादती हो जाएगी ज्यादा। जब्बार साहब बता सकते हैं सर, कता कलामी के लिए माजरत, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर 7 जून 2025 को, पिछले साल की बात करूँ, ईद थी और 10 जून को बजट पेश कर दिया गया था सर। तब भी तो ब्यूरोक्रेसी की उस वक्त भी तो छुट्टियां थी ना। मैंने दूसरा भी साथ आपको दिया कि उस पिछली मरतबा जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन नहीं था, और इस वक्त पूरे तमाम इलेक्शन की वजह से पीटीआई वहाँ मसरूफ है, पीएमएल मसरूफ है, पीपल्स पार्टी मसरूफ है, जेयूआई मसरूफ है, यहाँ तक के जो सेनेट के जो अपना क्या कहते हैं उसको जो अपोजिशन लीडर है जेएमडब्ल्यू, अपना ये मुतहदा एमडब्ल्यूएम जो है, वो भी वहाँ पर अच्छे खासी तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स की वजह से हुआ। बाकी अगर कोई, मुझे ये समझ आती कि इतनी अगर कोई बहुत कोई नागुज़ीर कानून साजी है, तो उसके लिए पिछला पूरा महीना 1.5 महीना पड़ा था, तो हुकूमत को तो पड़ा था। बजट कोई अचानक तो सामने नहीं आ गया ना, कि बजट जो है ना वो अचानक कोई एक्सीडेंट की तरह सामने आ गया, या कोई ऐसा कोई हादसा हो रहा है। हादसा तो नहीं हो रहा। हुकूमत को तो पता है कि बजट जो है जून के महीने में देना, तो अगर कोई ऐसी कानून साजी मतलब होती तो उसको कुछ दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले इनिशिएट किया जा सकता था। एन मौके के ऊपर आगे देखिए, पहले ये आज दिन के मतलब दो तरह की खबरें जो है ना ब्रेक हुई है। इसमें पहली खबर तो वही थी जो मैंने आपको बताया कि रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव है, कुछ प्रॉब्लम्स है, या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है, ईद है या इलेक्शन है। उसके बाद दरमियान में एक खबर जो है ये डाली गई कि जी के शायद कोई कानून साजी का मसला है। अगर कानून साजी का मसला सपोज करें हल नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे? फिर बजट पेश नहीं करेंगे बजट पेश। बजट में हर सूरत में पास होना है। जब बजट आता है तो मेरा एक बात समझ लें, जब बजट आता है तो जो इत्तेहादी होते हैं जिनके साथ हुकूमत चल रही होती है, वो अपना दरमियान में जो है वो अपनी चीजें, अपने मुतालबात सामने रखते हैं। जैसा कि सुना है कि एमक्यूएम ने भी को मुतालबा रख, ये खबर भी चल रही थी किसी जगह पे कि एमक्यूएम ने भी मुतालबा रख दिया
कि किशोरी साहब को बहाल करें, तब हम आपको जो है ना बजट में सपोर्ट करेंगे। अब इसका क्या करेंगे आप? क्या हुकूमत जो है वो अब जो निहाल हाशमी को हटा के किशोरी साहब को बहाल करने जा रही? ये बहुत मुश्किल जो इत्तेहादी होते हैं कि अपना अपना हिस्सा वसूल करने के लिए, तरक्याती स्कीमों में हिस्से लेने के लिए बहुत सारे जो ब्लैकमेल करते हैं इस वक्त जो है ना, ये इत्तेहादी हुकूमतों का यही प्रॉब्लम होता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि हमें सादा अक्सरियत मिले ताकि हम जो है वो सादा अक्सरियत की बात करें जब्बार साहब, हम देख रहे हैं हुकूमत की बात करें तो हुकूमत यही कहती है कि अब हमें पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सादा अक्सरियत में है। लेकिन जराई की जानिब से सर जो खबर आ रही है वो तो यही आ रही है ना कि बिलावल भुट्टो साहब को मनाने की बातें जेरे गर्दिश हैं, फिर वो क्या वजह है? देखिए, हुकूमत चाहती है कि ये जो सिस्टम जिस तरह बना हुआ है इसी तरह ही चले, क्योंकि जरा पीपल्स पार्टी आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी शायद कोई सामने इत्तेहादी नहीं, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट में से हिस्सा नहीं लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है पूरी तरह स्ट्रक्चर में आईनी ओहदे उसके पास हैं, प्रेसिडेंट उनका है, 2 गवर्नर उनके पास हैं, चेयरमैन सेनेट उनका है, तो पूरी तरह जो है वो स्टेक होल्डर है। हुकूमत चाहती है कि इनको स्टेक होल्डर बनाए रखा जाए, साथ लिए जाए। बाकी जहां तक अददी अक्सरियत की बात है तो अददी मुमकिन है कि सिर्फ सादा कानून साजी के लिए तो पूरा हो जाए, लेकिन उसके लिए उसके बाद अगर कोई हुकूमत जो है वो तरमीम लाना चाहेगी तो फिर पीपल्स पार्टी का साथ जरूरी होगा, उसके बगैर तरमीम तो नहीं हो सकती आईनी। इस वजह से भी है कि हुकूमत क्यों चाहेगी कि छोटे मोटे कानून साजी के लिए, छोटे छोटे काम के लिए अब एक बड़े इत्तेहादी को जो है वो आप नाराज कर ले, उसके बाद अगर जब्बार साहब इस पे इम्तियाज साहब का भी उसको भी रास्ता रुक जाए। ठीक सर, इम्तियाज साहब का भी कमेंट लेते हैं। आपने जो बात की है ना इम्तियाज साहब, जब्बार साहब कह रहे हैं कि अगर कोई आईनी तरमीम हुकूमत लाना चाहेगी तो पीपल्स पार्टी का साथ उन्हें चाहिए होगा। तो सर 28वीं तरमीम की जो बातें हम देख रहे हैं, ज़ेरे गर्दिश है, बाज़गश भी चल रही है, आप समझते हैं पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब और खुद पीपल्स पार्टी पूरी जो सर जमात के वाले से बात करें, कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, बारगेनिंग करेगी 28वीं तरमीम में? क्योंकि 27वीं तरमीम में भी आखिर तक पीपल्स पार्टी की जानिब से यही बातें की जा रही थी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, फिर बारगेनिंग हुई, मामला फिर आखिरकार सेटल डाउन हो गए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरदम दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखिए, बातें ज़ाहिर के बहुत सारी हो रही हैं, आज़म साहब भी, हमारे जब्बार चौधरी साहब भी, हम भी जो बात करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, कुछ हमारी कैलकुलेशंस हैं, कुछ एनालाइज करके ये सारी बातें करेंगे। देखें, आईनी तरमीम की तो कोई, मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात फ़िलहाल कोई ज़ेर गौर ही नहीं है, क्योंकि आईनी तरमीम का आईनी तरमीम की बात नहीं है। और जो आप बात करें तो सर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की बातें ज़ेरे गर्दिश ज़राई की जानिब से बताया जा रहा है कि उन्हें मनाया जा रहा है। ये मनाने की वजह क्या है? क्या 28वीं तरमीम के लिए मनाया जा रहा है क्योंकि इस पर बिलावल भुट्टो राजी नहीं है? मेरा तो 3 दहाइयों का तजर्बा है, ये सरकार की तरफ से कोई सी भी सरकार हो, 4 रुकनी टीम भी तश्कील देती है, वो ये सब एमई भी होता है, एमई भी होता है, खबरें चलाते हैं मीडिया को। मैं कह रहा हूँ 18वीं तरमीम जब हो रही थी ना सवेरा, 62 जो है उस जो कमेटी थी उसके मेंबरान थे मियां रजा रब्बानी की जेर सदारत, और सेनेट की जो कमेटी रूम था वहाँ लातादाद इजलास हुए और 5 से 7 इजलास में तो मैं खुद शरीक हुआ हूँ। ठीक, लेकिन पाकिस्तान का बड़े से बड़ा रिपोर्टर ब्रेक नहीं कर सका कि 18वीं तरमीम में होने क्या जा रहा है। लास्ट मोमेंट में जब उसको मनवानी थी, आगे पेश करना था, तो एक शोशा छुड़वाया गया कि जनाब आसिफ जरदारी अपने इख्तियारात विड्रा करने से पीछे हट गए, वो अपने जो 8वीं तरमीम वाले इख्तियारात हैं वो नहीं देंगे। हम सारा मीडिया उसके पीछे लग गया और उसके बाद वो आई सारी की सारी मनोहन, सारी तरमीम, वो तारीखी 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम तारीखी, और हमारे को कख नहीं पता चला, हमारे मीडिया को, बीइंग ए मीडिया पर्सन मैं कह रहा हूँ और मीडिया के ऊपर कह रहा हूँ, कोई एक खबर बड़े से बड़ा रिपोर्टर जो इस्लामाबाद में बड़े बड़े दावे करते हैं, अपनी जो ख्यालात होते हैं उनको खबर बना के पेश कर कोई नहीं कर सके। इस तरह हुकूमत, ये सियासतदान बहुत चालाक होते हैं और ये जो बैठते हैं ना, ये बास खबरें एवं ही उड़ा देते हैं। हो सकता है वो कर रहे हो, लेकिन ताकि मामला अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। जो हमारी प्रोड्यूसर साहबा ने जब ये सारी चीजें की तो वो हमने उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया कि भाई चले। अब जैसे कल रात को हमारी बात हो रही थी, फैसल हकीम साहब का फोन आ गया, हम जब नवाज शरीफ साहब के लिए बात कर रहे थे कि परमिशन लिए इलेक्शन कमीशन से और वहां पे कोई जलसा नहीं करेंगे ये। अच्छा। अब उसके ऊपर फिर फैसल साहब भी बात करते रहे, मैं भी, फिर हमने भी अपने दोस्तों से वहां बात की, तो अब हम उसको एज्यूम किया हमने कि क्या रोका गया है इनको कि जलसे से खिताब नहीं करेंगे आप, क्योंकि कल हमारा सब ये था कि नवाज शरीफ जाएंगे तो चेंज बहुत बड़ा आएगा, सारी चीजें। तो उन्होंने बोला नहीं मैं जलसा नहीं कर रहा, अभी इतने सारे लोग हो गए, सारी चीजें, तो वहां पर ये पता चला कि कहीं ना कहीं उनको रोका जा रहा था। तो आज देखें उनकी जो स्पीच है
उसके अंदर आपको शिकवे शिकायत नजर आएंगे, सारी नजर आया चीजें। और मेरी जो एक इस्लाहत है जो हम उसके बाद का है, एक तो ये कि IMF से एक फाइनल डायलॉग चल रहा है, और इस वक्त के जो वजीर खजाना है औरंगजेब साहब सबसे ज्यादा मुतनाज़ा हो गए। आप समझ लें कि पीपल्स पार्टी समेत आम जो हुकूमत का सपोर्टर है, इवन ये कि शहबाज शरीफ के एक दो दोस्त जो हैं, वो भी औरंगजेब साहब के ऊपर सवाल पैदा कर रहे हैं कि आया ये हमारा बजट पेश करना चाहते हैं या IMF का बजट पेश करना चाहते हैं। अचानक जब मामला सब कंक्लूड होने वाले होते हैं, कोई ना कोई तजवीज आ जाती है, कोई IMF के हवाले से आ जाती है, कोई किसी वजह से। एक तो ये हमें हुआ कि जी औरंगजेब साहब जो हैं, जो इस वक्त वजीर खजाना है, जो कि बिल्कुल IMF के कर्जे की तरह हमारे पास भेजे गए हैं कि ये एक्सेप्ट करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं। फिर दूसरा, आपका स्टेट बैंक आपके काबू में नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेशन के बाद वो IMF को रिपोर्ट करता है, आपको रिपोर्ट नहीं करता। तीसरी बात ये सामने आई कि जनाब FBR इस वक्त अगर पाकिस्तान की पावरफुल, मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट से भी ज्यादा पावरफुल वो FBR इस वक्त हुई भी है। वो यानी वो ये बताने को तैयार नहीं है प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं किस तरह प्राइम मिनिस्टर से कि जनाब हमारा ये हदफ है, आपने पिछले साल का हदफ पूरा नहीं किया, क्यों नहीं किया, जवाब देने को तैयार नहीं है। आइंदा क्या करेंगे वो बोलते हैं जी IMF से पूछिए, यानी कैलकुलेटेड FBR नहीं आ रही। दूसरा ये जो आप ये जो बात कर रहे हैं, ये बिलावल से जो बात हो रही है, बिलावल भुट्टो साहब से जो बातचीत चल रही है, वो चल रही है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मामला है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत, वफाकी हुकूमत उसको उठाने को तैयार नहीं है। वो कहती है या तो सूबे ले या इसको हम इसको वो करें। अब पीपल्स पार्टी का है कि इसके बजट में इजाफा किया जाए। IMF की आप देखें दोगली पॉलिसी देखें IMF की और हमारे FBR की। IMF इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती, जो 1100-1200 अरब रुपए चले जाते हैं, और जहां आवाम को रिलीफ मिलने की बात होती है वो सारी बातें करती है। तो ये जो BISP प्रोग्राम है, इसके अंदर तरमीम का मामला, एक के भाई इसको सूबे करें, और NFC अवार्ड को एक कट करने का, और दूसरा ये कि PSP अवार्ड जो है उसको मैंडेटरी करने की बात है। अच्छा, इसमें कोई कानून साजी की जरूरत नहीं होती। अगर कानूनी साजी होगी, आईनी तरमीम, देखो बजट सेशन जो होता है ना सवेरा, वो बजट सेशन में आप कोई और बात कर ही नहीं सकते। अब सिर्फ ये कानून साजी इस तरह से होगी कि जब वजीर खजाना अपनी तकरीर में BISP के हवाले से, NFC के हवाले से या दीगर मामला से जो तजावीज पेश करेंगे, भले वो मुतनाज़ा हो, उसको जब अप्रूवल है वो लेजिस्लेशन हो जाएगी। अगर हाउस ने उसकी मंजूरी दे दी, वो लेजिस्लेशन हो जाएगी। अगर उसके लिए किसी कानून साजी की खास जरूरत है कि डिपार्टमेंट को डिसॉल्व करना है, डिवॉल्व करना है, उसके लिए फिर एक लेजिस्लेशन होगी। तो जो हमने इसका कहा, एक तो IMF का, इसीलिए कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास जो होना था वजीर आजम की सदारत में, वो भी इसीलिए किया। वो हमारा एक FBR उसके अंदर फिगर देने को तैयार नहीं। इस पर भी बात करेंगे जब्बार साहब से। सर वो मुस्कुरा रहे थे किसी बात पर, उनसे बात करते हैं। जब्बार साहब, इम्तियाज साहब ने जब सवाल किया 4 रुकनी कमेटी तश्कील वाला, उन्होंने कहा एवं ही है, और ये जो बाज़ खबरें हैं वो एवं ही उड़ा दी जाती है। सर ये एवं ही के लफ्ज़ पर आप जो मुस्कुरा रहे थे, क्या वजह? आजम साहब, सर इस पर आपका भी कमेंट लूंगी। जी जब्बार साहब। नहीं, उन्होंने अपना बड़ी जबरदस्त बाद में खबर दी है अपना इम्तियाज भाई ने। मैं उससे मुझे लगता है दैट इज मच लॉजिकल कि जो BISP यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसका वाकई इशू है कि फेडरल कह रहा है कि सारी जो जिन लोगों को जो जाता है वो सारे सूबों के अंदर है, ज़ाहिर सिंध के अंदर है, पंजाब के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, लेकिन उसमें सूबों का जो बजट है वो उसमें कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है। वफाक की ये ख्वाहिश थी, क्योंकि वफाक के पास इतना पैसा इकट्ठा ही नहीं होता कि वो इतना इकट्ठा होता है, जब कर्जों में सूद में चला जाता है, या उसके बाद फिर NFC अवार्ड में दोबारा ये अपना सूबों को दे देते हैं। तो वफाक के पास तो वो शुरू ही डेफिसिट से करता है, वो शुरू ही खसारे से करता है, उसका प्रॉब्लम है। तो उसमें जरूर बात हो रही होगी कि इसका कुछ करें ताकि सूबे या कम से कम इसको, या तो अपना जितने भी जो सूबे में जिसमें जो डिजर्विंग लोग हैं, प्रोविंस जो है, उनको जो NFC में उनको हिस्सा मिला है उसके अंदर से जो बांट दे, उसके अंदर से लोगों को, आप हर सूबा अपने अपने लोगों को दे, या फिर ये कि सूबे जो है कुछ चीजें अपने सरेंडर करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें, फेडरल गवर्नमेंट को दे दें, ताकि फेडरल गवर्नमेंट जो उसी पूल में रख के जो है इस पर जरूर बात हो रही होगी। बिलावल भुट्टो ने जो बात किया, वो भी दोनों दिन जो है वो खासतौर के ऊपर नाम लेकर उन्होंने बेनजीर इनको सपोर्ट की बात की। इससे लगता है कि यहाँ पर कुछ जो है
वो कोई डिसएग्रीमेंट है, लेकिन ये डिसएग्रीमेंट भी जो है एग्रीमेंट में बदल जाएगा। ठीक है सर, डिसएग्रीमेंट भी एग्रीमेंट में बदल जाएगा। आजम मलिक साहब, सर आप क्या समझते हैं? आपको सहाफ़ी हैं, एवं ऐसी बातें हो जाती हैं जैसे इम्तियाज साहब कह रहे थे सर? अब देखिए सवेरा, पीपल्स पार्टी वाकई अगर मुजव्वज़ा तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, जिसका जिक्र आपने किया, तो ये भी एक अहम हकीकत है कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की सियासत सिर्फ अददी अक्सरियत पर नहीं बल्कि बाहमी एतमाद पर भी कायम है। जब इत्तेहादी जमातें खुद किसी बड़े आईनी या कानूनी इक़दाम पर मुतफिक ना हो तो इससे ये तासुर पैदा होता है कि हुकूमत पहले फैसला करती है और बाद में इत्तफाक़ राय तलाश करती है। और ये मैं समझता हूँ जमहूरी उसूल के बरक्स है। मतलब जमहूरी उसूल ये है कि पहले इत्तफाक़ राय पैदा किया जाता है, फिर कानून सामने लाया जाता है। तो मैं अब ये समझने से कासिर हूँ कि होने क्या चाह रहा है। अगर तो ये अहम कवानीन और आईनी तरमीम पर मुशावरत हो चुकी है और गवर्नमेंट को लगता है कि ये मुजव्वज़ा आईनी तरमीम जो है या मतलब जो भी कानून साजी है वो ठीक है, तो फिर तो ठीक है। मगर ऐसी सूरत में जल्दबाजी में कानून साजी सियासी तनाज़ा को जन्म दे सकती है। मेरा ये पॉइंट है, ख़ास तौर पर जब उसके असरात बजट और मईशत पर पड़ने वाले हों। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। यही देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी की भी बात करें और नून लीग की भी बात करें। पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर 28वीं तरमीम आएगी तो इस पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और 18वीं तरमीम की बात करें तो पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद अगर देखा जाए तो ये पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट समझी जाती है। और इसका हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेते हुए भी नज़र आती है। लेट्स सी, देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में इसकी क्या सूरत हाल नज़र आती है और यही सूरत हाल देखने वाली है। इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मज़ीद भी बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान में जो आम इंतखाबात होने वाले हैं उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। कल भी उस हवाले से बात की थी। पीपल्स पार्टी का भी स्कर्दू में जलसा हुआ है, कल भी एक जलसा किया गया था पीपल्स पार्टी ने। साथ ही नवाज शरीफ साहब की भी बड़ी बातें ज़ेर गर्दिश थी। कल भी इम्तियाज़ साहब ने एक बात की थी और यही खबर थी कि वो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे और फिर खिताब भी करेंगे, कुछ बातें भी सामने आएंगी। वैसे ही सामने आई हैं बातें। एक तो उन्होंने अपनी हुकूमत पर भी तनकीद कर की है, साथ ही एक जो शिकवा वो हमेशा करते हुए नजर आते हैं कि मुझे निकाला, और फिर कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई आपने भी क्यों नहीं पूछा और आपने भी क्यों नहीं रोका। इसी पर बात करेंगे। फरीद कागर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। फरीद साहब, जो गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात की बातें चल रही हैं, साथ ही और जो सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी मुहिम अच्छे तरीके से चला रही है, ख़ुद जो है वो लीड कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब, नून लीग भी अच्छे तरीके से चल रही है। अगर मुहिम की बात करें तो सर, अब जो नवाज शरीफ साहब की जानिब से एक खिताब किया गया है उस गिलगित बल्तिस्तान में, सर क्या समझते हैं? उन्होंने अपनी हुकूमत पर तनकीद कर दी है, इसे हम एक सियासी चाल कहें या फिर दिल का दर्द कहें सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवेरा, देखिए एक चीज हकीकत है, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब जिनकी शुरुआत जनरल जिलानी के एक कोशिश से हुई थी, लेकिन बाद में वो बड़े सियासी बन गए। वक्त गुजरने के साथ साथ नवाज शरीफ साहब बड़े इनके अंदर हमें सियासी पुख्तगी नजर आने लगी। और ये एक हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब जब बरसर इक़्तिदार थे तो पाकिस्तान में बहुत सारी जो चीजें थी वो दुरुस्त सिमत में जा रही थी। हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही थी, हमारे ताल्लुकात भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे थे, हमने टेररिज्म के ऊपर भी बड़ी हद तक काबू पा लिया था। तो वो हमें एक कनेक्टिविटी नजर आ रही थी, हमें एक स्टेबिलिटी नजर आ रही थी। तो जिस तरह से मेरे ख्याल में जुडिशरी ने और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने नवाज शरीफ साहब को जो है वो अखाड़े से बाहर किया, वो मेरे ख्याल में न सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया बन गया, बल्कि नवाज शरीफ साहब की जाती सियासत के लिए भी ये इंतहाई अफसोसनाक बन गया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में कि यहाँ पे पॉलिटिकल जो पॉलिसीज है उनकी कंटिन्यूटी हमें नजर नहीं आती। दुनिया में 10-10 साल 20-20 साल की पॉलिसीज बनती हैं, वो पॉलिसीज जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, उस कंटिन्यूटी को जैसे वो मुल्क तरक्की करता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ पे खान साहब आते हैं, 8 महीने वो कहते हैं मैंने कचकोल तोड़ लिया है, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। 8 महीने बाद उनको समझ आती है कि नहीं आप IMF के पास चले जाना चाहिए, फिर हम IMF के पास जाते हैं। फिर वो जब गवर्नमेंट उनकी खत्म होने लगती है वो IMF के जो प्रोग्राम है उसको डीरेल कर देते हैं। फिर उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आती है, वो फिर IMF के पास जाती है। तो ये जो लेक ऑफ कंटिन्यूटी है उसकी वजह से मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और शायद यही वो गम है
या यही वो परेशानी है, पॉलिटिकल जो गिला शिकवा है वो नवाज शरीफ साहब ने हमने खिताब में किया है। सवालात हैं जो उनकी तकरीर से हमें नजर आ रहे हैं, वो एक तो शायद वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी विद इन नून लीग जो है वो अब उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चूंकि मियां साहब बार बार ये कह रहे हैं अगर वो गिला कर रहे हैं इस वक्त उनको गिला करना नहीं चाहिए टेक्निकली, क्योंकि पंजाब में भी उनकी अपनी गवर्नमेंट है, पीडीएम की गवर्नमेंट भी इनकी गवर्नमेंट थी, अब वफाक में भी इनके पास गवर्नमेंट है, तो अब वो किससे गिला कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी बहुत सियासी बयानबाजी भी थी, लेकिन कुछ मेरे ख्याल में तल्ख हकीकत थी जो कि उन्होंने बयान की। ठीक है, कुछ तल्ख हकीकत भी थी जो उन्होंने बयान की है। आज़म मलिक साहब, सर हमने देखा कि नून लीग के सदर नवाज शरीफ साहब ने एक जो पुराना उनका जुमला है वो भी कहा कि मुझे क्यों निकाला, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को भी पूछना चाहिए था, यानी गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम वो खिताब में मौजूद थे वो उनको मुखातिब करके ये बात कर रहे हैं। सर इस वक्त ये बात करना, क्योंकि इलेक्शन की डेट भी हमें पता है, आप समझ रहे हैं नवाज शरीफ साहब भी हमदर्दी गेन करने के लिए ये बात कर रहे थे? सर आसिरा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, रियली अप्रिशिएट आपने वो मैं बात करना चाहता था। देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून ये मौका इख्तियार करते हैं कि उनके दौर में मईशत बेहतर हो रही थी, तरक्याती मनसूबे चल रहे थे, लोड शेडिंग कम हो रही थी, सी पैक आगे बढ़ रहा था, तो फिर सियासी तौर पर ये सवाल पैदा होता है कि मुझे क्यों निकाला का बयानिया आखिर क्यों दोबारा जिंदा किया जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि सियासत सिर्फ कारकर्दगी का नाम नहीं है सवेरा, बल्कि नैरेटिव की जंग भी होती है। अगर कोई जमात सिर्फ तरक्याती दादोशुमार पर इंसार करे तो वो वोटर के जज्बात को मुकम्मल तौर पर मुतहरक नहीं कर सकती। आप इस स्ट्रेटजी को समझें, यहाँ पर आपने मजलूम बनना है। मुझे क्यों निकाला दरअसल एक तरक्याती मनसूबा नहीं है, बल्कि एक सियासी मजलूमियत का बयानिया है। इसका मकसद अपने हामियों को ये एहसास दिलाना होता है कि एक मुंतखब क़यादत को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई और सियासी अमल में मुदाखलत हुई, जिसकी वजह से आपकी तरक्की रुकी। बिल्कुल, अगर आप इसे देखें तो इसमें अगर इसमें तनकीदी ज़ाविये से अगर देखें तो इसमें इब्तदा जरूर नजर आता है कि अगर एक जमात ये कहती है कि मुल्क तरक्की कर रहा था, तो वो वोटर का अगला सवाल ये बनता है कि फिर इंतखाबी मुहिम का मरकज मुस्तकबिल की पॉलिसी होनी चाहिए या माजी की बरतरफी होनी चाहिए। पहले मुझे आप ये बता दें। इसी तरह का दूसरी जमातें माजी की कुर्बानियों, तरीकी खदमात या सियासी नाइंसाफियों का जिक्र करती है, तो वहाँ पूछते हैं कि आने वाले 5 साल का मनसूबा आपका क्या है। यानी कि आप गिलगित बल्तिस्तान में खड़े होकर अगर ये कहें कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब मेरे नाना थे, बेनजीर भुट्टो साहब मेरी वालदा थी, और सदर जरदारी जो हैं वो मेरे वालिद साहब हैं, तो भाई फिर अवाम क्या करें? आपके वो वालिद हैं, वो आपके नाना है, वो आपकी वालदा है, वो मतलब अल्लाह उन्हें जन्नत और फिरदौस में जगह दे। लेकिन बात ये है कि आप दे क्या रहे हैं? दर हकीकत सवेरा पाकिस्तान की सियासत का जो एक मुश्किल मसला यही रहा है कि तकरीबन तमाम बड़ी जमातें मुस्तकिल के मंशूर से ज्यादा माजी के बयानों पर इंसार करती हैं। अभी आप देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देख लें, कोई तरक्याती मनसूबे की बात नहीं करते और वो मतलब कैदी नंबर 804 का राग लाप रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून जो है मुझे क्यों निकाला, पीपल्स पार्टी जो है वो शहीद भुट्टो और बेनजीर की मरास, जबकि तहरीक इंसाफ जो जैसे मैंने पहले कहा मैंडेट चोरी की बात करती है और सियासी मजलूमियत के बयानियों को इस्तेमाल करती है। ये बयानिया कारकुनों को मुतहरक तो करते हैं सवेरा, लेकिन आम वोटर्स के बुनियादी मसाइल जिसमें बिजली, रोजगार, महंगाई, तालीम और सेहत का बड़ा रास्त हल पेश नहीं करते नजर आते। इसलिए मैं समझता हूँ सवेरा के गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा इंतखाबात में भी असल सवाल शायद ये नहीं कि माजी में किसके साथ नाइंसाफी हुई या किसने ज्यादा कुर्बानियां दी। असल सवाल ये है कि कौन सी जमात आईनी हकूक, बिजली के बहरान, सियाहत, रोजगार और मुकामी वसाइल पर अवामी हक राय के बारे में वाजिया और काबिल अमल और वक्त के तयन के साथ पॉलिसी पेश करती है। क्योंकि आखिर आपको वोटर जो है माजी की कहानियां सुन तो सकते हैं, लेकिन वोट अक्सर वो अपने मुस्तकबिल के जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर देता है। देखिए गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर आखिरी बात, गिलगित बल्तिस्तान आप मिसाइल देखें ना, वो कह रहे हैं कि 70 साल हो गए अनवारी टनल जो है नहीं बनी, तो भाई बनानी चाहिए थी ना। पीडीएम से लेके अब तक गवर्नमेंट किसकी है? फंड्स कहाँ पे हैं? अरबों रुपया के जो प्रोजेक्ट्स हैं। जेएमसी एक जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा है, आपने इस्लामाबाद में शुरू करना था, 70 अरब रुपए से वो शुरू होना था, 200 अरब पे पहुंच गया। आपको सिर्फ लाहौर नजर आता है, लाहौर की प्रोग्रेस नजर आती है, तरक्की नजर आती है, लाहौर से आगे भी सूबा पड़ा हुआ है, वहां पर जाके देखें आदमी पानी के मसाइल हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान जो सियाहत के लिए जिसके बार बार ये कहते हैं कि साद रफीक साहब भी कह रहे हैं स्विट्जरलैंड, तो अरे भाई आपको किसी ने रोका था स्विट्जरलैंड बनाने से? आपकी इतनी गवर्नमेंट रही तो आप बनाते रहते ना चीजें, शुरू कर देते। अब ये सारा वही पॉलिटिकल नैरेटिव है जिसे मजलूमियत का बयानिया पेश करती है पाकिस्तान के अंदर, वही हो रहा है। ठीक है, फरीद साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर आज़म मलिक साहब ने बहुत गहराई में बहुत सारी चीजों पे बात की और बिल्कुल शायद दुरुस्त बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक शख्सियत जो है वो 1992 का क्रिकेट मैच और क्रिकेट वर्ल्ड कप
का नैरेटिव बेच के प्राइम मिनिस्टर बना है। यहाँ पे बदकिस्मती है कि वो 92 का वर्ल्ड कप जो कि सेमीफाइनल में हम बारिश की वजह से आगे निकल गए, वो चूरन बेच के वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। और मैं मलिक साहब की बात में एक चीज ऐड करूं, चूंकि मैं प्रैक्टिकली 2024 के जो इलेक्शन है इसमें प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड था बलूचिस्तान में। जब आप मास्टर्स के पास जाते हैं अगर मलिक साहब, ये मैं और आप जब ये बात करते हैं, हम चूंकि जरा हमारे शायद लिटरेसी रेट बेहतर है या हम जरा ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम एसी वाले कमरे में बैठ के हम मंशूर की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, बट ये बदकिस्मती है, आवाम को शायद मंशूर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर से उनको कोई सरोकार नहीं है। अगर होता तो शायद मुल्क की हालत ना होती। आप देखें पिछले दिनों जो इमरान खान साहब को वोट पड़ा है, क्या वो उनको मंशूर पे पड़ा है? क्या उनकी किसी पॉलिसी पे वोट पड़ा है? वो तो इसे बयानिए पे पड़ा है कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ और मैं जो है मुझे वो भी यही कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला और केजे नंबर 8 तो छोर वगैरह वगैरह। जिस तरह की बातें होती हैं, बदकिस्मती ये है कि अवाम में इन चीजों की खरीदारी ज्यादा नजर आती है। यही पॉलिटिकल चूरन ज्यादा अच्छी तरीके से बिक रहा है तभी पॉलिटिकल पार्टीज बेचती हैं। तो लिहाजा मेरा यह ख्याल है कि लोगों के अंदर जब तक पॉलिटिकल शऊर नहीं आएगा, जब तक लिटरेसी नहीं आएगी, जब तक लोग मसाइल को अपने मसाइल नहीं समझेंगे, जब तक वो किसी मंशूर को अपने लिए हल नहीं समझेंगे, तब तक मेरे ख्याल में ये जो सियासी शौकदगर है वो ये कुछ बेचते रहेंगे जो कि बेचा जा रहा है। सर आप चूरन की बात कर रहे हैं, फरीद काकड़ साहब, इम्तियाज साहब से इसका जवाब लूंगी, लेकिन सर अब हम यही देख रहे हैं अवाम जो है वो काफ़ी हद तक समझदार भी हो चुकी है। वोटर की हम बात करें और गिलगित बल्तिस्तान में अगर पढ़े लिखे नौजवानों की बात करें तो उनकी जो हमदर्दी है हम ये देखते हैं कि वो पीटीआई के लिए कुछ ज़्यादा ही है। जी सर, सवेरा बिल्कुल आप ठीक है। देखिए मैं सिर्फ एक लाइन ऐड करता हूँ। मैं लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ज़ाहिर आना जाना रहता है। मैं आपको बताऊँ गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान जो हैं, जो तलबा हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों, इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन यहाँ पर काम करते हैं वो एक ही चीज़ का रोना रोते हैं। वो कहते हैं कि भाई, मैंने कहा भाई आप गिलगित बल्तिस्तान से लाहौर के अंदर जॉब कर रहे हैं, मतलब इतने थोड़े पैसों में, वो कहते हैं यार आप हमें वहाँ पर कोई चीज़ तो दे दें, कोई मनसूबा शुरू कर दें, हम कुछ तो कर लें। हम 24 घंटे का ट्रेवल करके लाहौर क्यों आए? हमारा इलाका इतना रिच है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। वही जो काकड़ साहब बात कर रहे हैं, हम एक नैरेटिव बेच रहे हैं। भाई आप नैरेटिव बेच रहे हैं, आप स्विट्जरलैंड बढ़ा लेते हैं ना उसको, आपको किसी ने रोका है? अब आपको ये बातें आ रही हैं, आप उन नौजवानों को देखें जो बच्चे बच्ची हैं 24 घंटे का ट्रेवल करके लाहौर के अंदर वो माइनर जॉब कर रही हैं। आप वहां पर क्यों नहीं टूरिज्म की ऐसी स्विट्जरलैंड उसको बनाते हैं कि लोग वहां पर आए? स्विट्जरलैंड को छोड़ के लोग लाहौर में आ रहे हैं, यानी कि कंक्रीट के शहर में आ रहे हैं, जो पहाड़ों का मतलब देश है, जहां पर लोग साफ आबो हवा के लिए जाते हैं, उसे छोड़ के लोग लाहौर आ रहे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए जो बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी हैं। ठीक है सर, आप उनको शर्म आनी चाहिए जो बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी हैं। इम्तियाज साहब, सर आप इस पर भी कमेंट करिएगा। जो आज़म मलिक साहब ने एक बात की है कि जैसे नून लीग के सदर नवाज शरीफ साहब एक बात करें, मुझे क्यों निकाला, और उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब पर भी एक तनकीद कर दिया कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब मेरे नाना हैं और अभी भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मेरी वालिदा हैं, जरदारी साहब मेरे वालिद हैं। आपने क्या किया है सर? देखिए, मैं आज़म भाई के साथ एक और बस उसमें ऐड चाहूँगा कि हम सियासतदानों का तो गिरबान पकड़ लेते हैं। जिस दिन हमने ब्यूरोक्रेसी का गिरबान पकड़ना शुरू किया, सब मसले हल हो जाएंगे। सिर्फ एक लेजिस्लेशन कर ले, एक लेजिस्लेशन कर ले ये असम्बली में कि कैबिनेट जो फैसला कर लेगी वो इनफ होगा, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं तस्लीम किया जाएगा। जितने, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, पूरा पाकिस्तान हो, बलोचिस्तान, सिंध, जितने मंसूबे ताखिर का शिकार है, उसका सिर्फ एक जिम्मेदार है उस इदारे का सेक्रेटरी या सेक्शन ऑफिसर। ये सारे के सारे रोकते हैं। और इन सियासतदानों को पता नहीं गालियां खाने की आदत पड़ गई है या वो चाहते हैं कि उन्हें क्रिटिसाइज किया जाए तो वो बड़े खुश होते हैं, सारी चीजें होते हैं। रोकने वाले ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट हैं, वो अपनी ताकत। इम्तियाज साहब अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, ये सियासतदान पूरे हिस्सेदार है इसके अंदर। मैं आपको बताऊं, पंजाब के अंदर एक मिनिस्टर हैं इत्तेहादी जमात के, वो पिछले 6 माह से वक्त लेना चाह रहे हैं मरीम नवाज साहबा से मिलने के लिए, उनको वक्त नहीं दिया जा रहा। उनका जो सेक्रेटरी है, जिसके वो मिनिस्टर हैं, जिस महकमे के, उनका सेक्रेटरी उनकी बात नहीं सुनता। क्या शाहबाज शरीफ साहब से कहती हैं कि मतलब मेरी बात सुननी है? मतलब यहाँ पर आजम भाई शाहबाज शरीफ से नहीं मिल रहे। ताकतवर है ना भाई। कराची के अरबपति ताजिर जो वो बात करना चाह रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो आबाद के ओहदेदार,
शहबाज शरीफ साहब को से टाइम नहीं मिल रहा। मैं खुद या चीफ मिनिस्टर की बात करूं अपने मुराद अली शाह साहब के हवाले से, मुझे आज से 1-1.5 साल पहले ऊपर ले गए हैं। वो बिल्कुल ये ब्यूरोक्रेसी है, ये कुछ भी नहीं कर किसकी बात सुनते हैं। यहाँ पर तो एसी आपकी एक छोटा सा नॉर्मल सा डिस्ट्रिक्ट का जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो हमारी बात सुनने को तैयार बिल्कुल। ये हम सियासतदानों को छोड़ के जिस दिन ये ब्यूरोक्रेट, मैं समझता हूँ हमारी जो वर्दी वाली सरकार है ना उसको भी ये घुमाते हैं। आप ये देखें परवेज मुशर्रफ चीज भी है। मैं आपको एक और चीज भी बताऊं, इनको खराब भी सियासतदान करते हैं। मैं ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को भी जानता हूं, यकीन करें। नहीं, मैं इसको नहीं मानता आपकी इस बात को। अभी रिसेंटली एक आखिरी बात, सिर्फ एक ऐसा ब्यूरोक्रेट है जो सिर्फ सरकार से 4.5 लाख रुपया सैलरी ले रहा है 19 ग्रेड में, और उसी के अंडर काम करने वाला एक प्राइवेट सेक्टर से बंदा 2.2 मिलियन 22 लाख पे काम कर रहा है उस इदारे के अंदर, और उसे हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि भाई हमें माफी दे दे। मतलब अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो कम सैलरीज के ऊपर ये कौम बिल्ड कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग करते हैं। मतलब लेकिन सियासतदान ही खराब करते हैं। आदम भाई मैं सिर्फ तीन मिसालें दूंगा। परवेज मुशर्रफ पावरफुल था, ब्यूरोक्रेसी को कोई, उसने फौजियों को कर लिया काबू, सियासतदानों को काबू कर लिया। इन ब्यूरोक्रेट को लिए वो एक लेजिस्लेशन नहीं करवा सका। अब और भी दूसरे बात में आप आ जाएं तो आपको लातादाद मिलेंगे। यानी उसको देख लें, शब्बर जैदी साहब ने कहा कि यार हमने कहा एफबीआर को, जो पावरफुल अपने आप को समझते थे प्राइम मिनिस्टर, उनसे कहा कि यार एफबीआर को घर भेज दें, उनसे कहें जी तनख्वाह लेते रहे, इससे ज्यादा 5 गुना पैसे जमा इकट्ठे हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, और ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन ये जो मुल्क की खिदमत करना चाहता है, मैं आपको बताऊं इम्तियाज साहब, आखिरी बात, लाहौर के अंदर एक इदारा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईडा उसे बोलते हैं। उसका सीईओ जो है, आप उसे 4 लाख सैलरी पे रखते हैं, और उसी के अंडर काम करने वाले एक बंदे को जो सिर्फ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से आप लेके आते हैं, उसे आप 3-3 मिलियन के ऊपर रख रहे हैं। वो गवर्नमेंट ही रख रही है, वो बेचारा क्या काम करे। वो मतलब जिस बंदे को आप 4 लाख देते हैं और जो बंदा उसके सामने, स्टेट बैंक के गवर्नर का किसने तय किया है? स्टेट बैंक के गवर्नर की कितनी तनख्वाह? स्टेट बैंक के गवर्नर को देखे ना। जब्बार साहब मैं सिर्फ एक बात कर लूं, ये जो एक बात हो रही थी ना, ये मैं जो आप बात कर रही थी ना सवेरा, कि उन्होंने कहा मेरे नाना और ये आजम मलिक साहब भी और जब्बार चौधरी साहब भी ज़ाहिर है कि एक अच्छे उसमें पंजाब में, लेकिन मैं समझता हूँ कि काकड़ साहब का ताल्लुक भी, मेरा ताल्लुक भी एक ट्राइब से ताल्लुक है। मैं समझता हूँ हमारी सारी तालीम, हमारे सारा वजूद जब हम अपने ट्राइब में जाते हैं और जब वहाँ से हमारे को जो बात आती है, मैं समझता हूँ हम बोल भी नहीं सकते। सिर्फ हम अपना शिकवा ज़रूर करते हैं, वो भी अपने किसी बड़े के थ्रू, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें चलती हैं, हर जगह चलती हैं। और जो ख़ास तौर पर इस तरह के हमारे इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान हो गए, दूसरे इलाके हो गए, वहाँ पर ये चीज़ें बिकती हैं, और इसलिए ये सियासतदान को पता है कि ये कैसे बेचनी है, तो यहाँ पर भी बिकती है, वहाँ भी बिक रही है। सियासतदानों को सब पता है। आप कह रहे हैं कि ठीक है जब्बार साहब, सर हम यही देखते हैं ना, इंतखाबात से पहले यही सूरत हाल होती है कि वादे भी किए जाते हैं, बयानात भी सामने आते हैं, दावे भी किए जाते हैं कि रोज़गार देंगे, बुनियादी सहूलियात देंगे, शफाफ इंतखाबात करवाए जाएंगे। सर जैसे इंतखाबात हो जाते हैं, माजी में भी ये तजुर्बे हम देख चुके हैं, फिर कोई सूरत हाल हम उस तरीके से नहीं देखते, ना दौरे किए जाते हैं, ना फिर दोबारा कोई वादे किए जाते हैं, और कोई अमली इक़दाम होते हुए नहीं देख रहे। इस बार बिलावल भुट्टो साहब ने जो वादे किए हैं, साथ ही मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी वादे भी कर दिए, दावे भी कर दिए। सर अमली इक़दाम होते देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं इस पे आता हूँ। अभी आजम साहब ने आईडैप का जिक्र किया, तो उनके जो सीईओ हैं, जो इनके बकौल जो है वो कह रहे हैं कि उनकी तनख्वाह कम है। मैं बता दूं कि आईडैप बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। मेरे सामने, आंखों के सामने, मेरे घर के करीब जहाँ पे नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है, 1 साल के अंदर अंदर आईडैप ने खड़ा कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, ये मेरी एक अपनी जाती चीज है। चूंकि मेरे वो मैं तो ख्वाजा तहसीन पेश करता हूँ। यकीन करें कि नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल पाकिस्तान की तारीख के अंदर, मैं समझता हूँ, मेरी वालदा खुद जो है वो कैंसर सर्वाइवर पेशेंट है, तो मुझे पता है, मैं बड़ी करीब से इसको देखता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये कैंसर हॉस्पिटल इंसानों ने नहीं बनाया, ये तो जिन्नात ने बनाया। 1 साल के अंदर अंदर आपने, और आईडा से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करती है, नेशन बिल्डिंग करती है। मैंने इसकी बुनियादों से लेकर खत्म तक इसकी जब मुख्तलिफ मरहला वाइज कवरेज की वीडियोस बनाई है,
अगर आप जैसे सड़क से गुजरे तो आपको लगेगा शायद कि ये कोई चीज बिल्डिंग जमीन से उग पड़ी है, तो बनी नहीं है। ये हालांकि आईडैप ने बनाया सारा, आईडैप एक बेहतरीन काम। बाकी जहाँ तक बात आपने नवाज शरीफ साहब की बात की थी, तो देखिए जब आप फ्यूचर की बात करते हैं पॉलिसी की, तो आपको जो है वो माजी को साथ लेके चलना पड़ता है। माजी से इंसान सीखता है, माजी देखता है, माजी पे गौर करता है, फिर जाके फ्यूचर की बात करता है। नवाज शरीफ ने अपनी बात शुरू कहां से की? नवाज शरीफ ने अपनी बात शुरू की वहां से कि जब मैं एयरपोर्ट से उतरा तो मैंने सड़कें देखी। दैट मीन कि उनके नजर में है कि यहाँ पर तरक्याती काम नहीं हुए, सड़कें जो है, क्योंकि नवाज शरीफ की देखिए, नवाज शरीफ की अप्रोच या उसकी पॉलिसी को आप समझे, हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे होता है, सोचते हैं जो के तरक्की की बुनियाद है। कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, जिसके ऊपर अभी चाइना जो है वो काम कर रहा है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, वो क्या है? वो भी कनेक्टिविटी है, चाहे रीजनल कनेक्टिविटी हो, चाहे मंडी से जो है वो अपना किसान के खेत तक कनेक्टिविटी हो। ये कनेक्टिविटी जो है ये आपकी तरक्की की जड़ है, तरक्की की बुनियाद है। नवाज शरीफ ने अपनी बात वहां से शुरू की। हाँ, वो जरूर इस बात का शिकवा करते हैं और उनको करना भी चाहिए कि 2016 में इस मुल्क का जो निजाम डिरेल किया गया, बाकायदा जो है वो साजिश करके जो डिरेल किया गया, और पूरे पाकिस्तान उसका नुकसान आज तक भुगत रहा है। ये मुल्क डिफॉल्ट तक न जाता अगर उस तसलसल को बरकरार रखा जाता। आप देखें, नवाज शरीफ ने जब काम शुरू किया तो कराची, इम्तियाज साहब बैठे हैं, कराची का जो लॉ एंड ऑर्डर था कहां पर था जब उन्होंने हुकूमत ली थी, लेकिन ऑपरेशन हुए, कराची में अमन आया। उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर जर्द हुआ, अमन आया, खुशहाली चीजें आई। पाकिस्तान जो है 2013 के अंदर लोड शेडिंग के अंदर हमारे यहाँ 12-12 घंटे की लाहौर के अंदर लोड शेडिंग होती थी। हम जो है वो यूपीएस की बैटरी के साथ चार्जर खरीद के लगाते थे कि यहाँ अगला घंटा जो है वो चल जाए, लेकिन हमने देखा कि बिजली भी आई, सब कुछ आया। तो वो अपनी बाप को वही देखती है कि अगर मैं होता तो मैं ये तरक्की करके ले जाता। सर वो तरक्की करके ले जाते। सर अब भी अगर हुकूमत की बात करें तो उनके भाई की हुकूमत है ना सर, नून लीग की हुकूमत है। उन्होंने कहा है, उन्होंने ये बात की है कि मैं उनसे बात करूंगा कि ये काम होना चाहिए। तो सर, सर अभी तक बात नहीं हो पाई, जब्बार साहब अभी तक बात नहीं हो पाई, फिर सर क्या? आप देखें तो सही, पाकिस्तान फायर फाइटिंग कर रहा है। ये जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करके छोड़ा था, उसके बाद पाकिस्तान जो है उसको फायर फाइटिंग कर, शहबाज शरीफ उस वक्त से आईएमएफ से लड़ रहे हैं, जाकर खुद बात कर करके वहां से जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम मंजूर करा के लाए हैं। एक सेंटेंस स्ट्रीमलाइन होने लगी है, साथ ही पाकिस्तान में जंग आ गई। बहुत सारे मसाइल हैं, सवेरा कुछ जस्टिफिकेशन नहीं है। सर मसाइल तो बहुत है, लेकिन वो मसाइल हल होते हम नहीं देख रहे जी। एक सिर्फ में एक सेंटेंस, लेकिन नवाज शरीफ ने इंतहाई खूबसूरती और सियासी जीरक तरीके से बहुत बड़ा मैसेज दे दिया वहां पे, जो ये थोड़े से ऑडियंस थे या ज्यादा ऑडियंस थे, और अपने आप को, अपनी जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज करते हुए सारी बात, मैं समझता हूँ बहुत सियासी जीरक तरीके से उन्होंने अपना मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है। सर, और मैं समझता हूँ रिजल्ट ओरिएंटेड है। नवाज शरीफ साहब को एक जलसा करने कराची भी आना चाहिए। उनको गिलगित के जो खड्डे नजर आए हैं, कराची के भी तो खड्डे नजर आए ना इम्तियाज साहब। कराची के खड्डे ऊपर से सैटेलाइट को नजर नहीं आ रहे, उन्हें क्या नजर आए? जी फरीद काकर साहब, आप कुछ कह रहे हैं? ये सब जो है देखिए सवेरा, असल में जो देखिए मैं आपको बताऊं कि सियासत सिर्फ झूठ और सच का नाम नहीं है, बल्कि इसमें तीन चीजें एक साथ चल रही होती हैं। नैरेटिव है, इंटरेस्ट है और ग्राउंड रियलिटी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सियासत के ऊपर, जैसे मैंने बताया, आप माजी को जितना खरीदेंगे, जितना मसलूम बनेंगे, उतने ज्यादा वोटर्स को अट्रैक्ट करेंगे। काकर साहब ठीक है, काकर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर कह रहा था कि जब भी हम किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं, आखिर में आप और इम्तियाज साहब जो है वो कराची की पानी लेकर बैठ जाते हैं। आपने जवाहर साहब बिल्कुल ठीक करा। हर प्रोग्राम के अंदर इम्तियाज साहब पेश करना चाहिए कराची के लिए। कराची की बात तो क्या करें सर? कराची फिर मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी तो रखता है ना काकर साहब। इम्तियाज साहब और सर प्रोग्राम भी तो हम कराची से कर रहे हैं ना सर, तो कराची की बात तो जरूर होगी ना। मैं कह रहा हूँ हम ये चाह रहे हैं कि आप कराची को जी सर क्या
वफाक के हवाले करके आपकी परेशानी खत्म कर देते हैं। आपकी आवाज ही कट गई, इसलिए कराची 18वीं तरमीम के हवाले से भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब बात करते हुए नजर आ रहे थे कि 18वीं तरमीम के तहत जो इख्तियारात दिए जाएं गिलगित बल्तिस्तान में भी, और हम फिर जो है सिंध की तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी बनाएंगे और सिंध के मामलात जैसे ठीक हुए हैं वैसे गिलगित बल्तिस्तान के मामलात भी ठीक करेंगे। लेट्स सी देखते हैं कि सूरत हाल आने वाले दिनों में कैसे नजर आती है, क्योंकि दावे पहले भी ऐसे किए गए, वादे पहले भी ऐसे किए गए, लेकिन अमली कदम कोई नहीं देखा गया। इसी के साथ हमारे जो मौजूद मेहमान के साथ मौजूद थे, आप तमाम के वक्त का शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।